हेलो एवरीवन। हेलो सर। हेलो मनीष जी, कैसे हैं? गुड सर। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं बता देता हूँ कि इनकम टैक्स का हमारा 50% कवर हो गया। हमारे जो इनकम सोर्सेज हैं, वो बेसिक्स है, वो कंप्लीट हो गया। हमने कुछ एक दो एक्स्ट्रा टॉपिक भी देखे थे, जैसे सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड। आज हमारा डिडक्शन वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है, जो सेक्शन 80 में कवर होता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ओके सर। मैं स्लाइड शेयर कर देता हूँ अभी। ये स्लाइड विजिबल है सबको? यस सर। अब देखिए, जो डिडक्शन वाले जो टॉपिक हैं, वो कवर होते हैं चैप्टर 6A में। जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, उसका जो चैप्टर है 6A, इसमें कवर होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, पहले 6A के बारे में पढ़ लेते हैं। द इनकम टैक्स एक्ट लॉ अलाउ द सब्सट्रैक्शन ऑफ सम स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर। कुछ स्पेसिफाइड जो खर्चे होते हैं, या इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, या डोनेशंस होते हैं, वो कवर होते हैं इसमें। कि आप अगर कोई स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, एक लिस्ट है, तो उसमें अगर कोई स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर कर रहे हैं या कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपकी जो ग्रोस टोटल इनकम है, हमने जैसे ग्रोस टोटल इनकम पढ़ी थी कि इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, बिजनेस प्रोफेशन, अदर सोर्सेज। उसके बाद अगर लॉस है तो वो भी सेट ऑफ हो जाएगा, या कोई क्लबिंग ऑफ इनकम है, सारा ऐड करके जो भी आपका ग्रोस टोटल इनकम बनेगी, उसमें से डिडक्शंस आपको अलाउ होंगे अंडर चैप्टर 6A। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी टैक्स की कैलकुलेशन होगी बाद में। तो इससे अगर आप डिडक्शन अगर लेंगे तो आपकी जो ग्रोस टोटल इनकम है, कम हो जाएगी। तो इसके लिए ये आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो दीज स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट या डोनेशन, वो चाहे एक्सपेंडिचर है या इन्वेस्टमेंट है या डोनेशन है, आर कवर्ड अंडर चैप्टर 6A। ठीक है, 6A में कवर है। और 6A में कौन कौन से सेक्शंस कवर है? सेक्शन 80C से लेके सेक्शन 80U। तो 80C टू 80U तक सारे कवर है इसमें। और दिस डिडक्शन कैन नॉट एक्सीड द ग्रोस टोटल इनकम। अब ये जो है, मैं बता देता हूँ कि जो ग्रोस टोटल इनकम मान लो आपकी 1 लाख है, तो डिडक्शन भी मैक्सिमम 1 लाख ही हो सकता है। ऐसा नहीं कि डिडक्शन 1,50,000 हो जाएगा। तो ये ग्रोस टोटल इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नो सर। तो मैंने जैसे बताया कि सेक्शन 80C टू 80U कवर है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे 80C से। ये जो सेक्शन है 80C, इससे हम स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C में क्या है? सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ इंडिया इज ए क्लोज दैट पॉइंट टू वेरियस एक्सपेंडिचर। इसमें हम बहुत सारे एक्सपेंडिचर है, अलग अलग कैटेगरी है, या बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स है, उसका हम एग्जाम्पशन लेते हैं। ठीक है, या फिर हम ग्रोस टोटल इनकम से वो अमाउंट कम कर देते हैं, इससे हमारा इनकम टैक्स कम हो जाता है। और ये जो मैक्सिमम लिमिट है इसकी, मैक्सिमम लिमिट ये 2 लाख तक है इसमें। अब 2 लाख कैसे बनेगी? जो 80C में है वो 1,50,000 है। ठीक है, और उसके बाद एक सेक्शन और आएगा जो इसी 80C के ग्रुप में है, उसमें 50,000 आप एक्स्ट्रा डिडक्शन ले सकते हैं। तो टोटल आप 2 लाख तक इसमें डिडक्शन ले सकते हैं। अब इसमें इलिजिबल पर्सन कौन से हैं, मतलब ये किन किन को डिडक्शन मिलेगी? तो देखिए, सबसे पहले इंडिविजुअल, अगर कोई पर्सन है कि ह्यूमन है कोई, तो उसको इसमें डिडक्शन मिलेगी। और साथ में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, तो वो भी इसका डिडक्शन ले सकती है। इसमें दोनों कवर है, इसमें कंपनी फार्म ये कोई भी कवर नहीं है। ठीक है, या जो भी हमने जो पर्सन की जो डेफिनेशन देखी थी, तो उसमें जो इंडिविजुअल है और एचयूएफ है, बस दो ही कवर है इसमें। और दिस सेक्शन आल्सो अप्लाई टू बोथ इंडियन रेजिडेंट एंड नॉन इंडियन रेजिडेंट। मतलब चाहे इंडियन रेजिडेंट हो या नॉन इंडियन रेजिडेंट हो, दोनों पे अप्लीकेबल होगा। इस कंपनीज, पार्टनरशिप एंड अदर कॉर्पोरेट बॉडीज आर नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन। इस पे अप्लीकेबल ही नहीं है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नो सर। अब देखिए, अभी डिडक्शन 80C का एक ग्रुप है, इसमें आप देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट आता है 80C, उसके बाद आता है 80CCC, उसके बाद है 80CCD 1, उसके बाद है 80CCD 1B,
फिर आता है 80CCD2 और उसके लास्ट में आता है 80CCE। तो आप अगर 80C का अगर डिडक्शन पढ़ रहे हैं तो ये सारे सेक्शन आपको कवर करने पड़ेंगे। तो ये 80C का ग्रुप है। अब देखिए 80C में क्या आता है। 80C में आता है 80C परमिट द डिडक्शन फॉर इन्वेस्टमेंट मेड इन PPF या EPF या LIC प्रीमियम, कि अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है या कोई एक्सपेंडिचर किया है तो वो सारा इसमें कवर है। अब कौन सा एक्सपेंडिचर कौन सा इन्वेस्टमेंट, जैसे आपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया है, या आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में कोई अगर आपका इन्वेस्टमेंट है, या LIC प्रीमियम आपने ले रखा है, या आपने म्यूचुअल फंड्स ले रखे हैं जो इक्विटी लिंक्ड सेविंग प्लान की तहत है, या फिर आपने इक्विटी शेयर ले रखे हैं जो ELSI के तहत है, या प्रिंसिपल पेमेंट मेड ऑन होम लोन, आपने कोई होम लोन लिया, ठीक है। तो आपने अगर कोई होम लोन ले रखा है तो जो इसका जो इंटरेस्ट वाला पोर्शन है तो वो तो आपका डिडक्शन मिलेगा, किस में मिलेगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, ठीक है। बट उसका जो प्रिंसिपल वाला जो पार्ट है वो आपको 80C में डिडक्शन मिल जाएगा। इसकी मैं डिटेल में बताऊंगा आपको, मतलब जब मैं आपको, आज तो मैं इसका पूरा कवर कराऊंगा, उसके बाद कल से मैं PPF EPF LIC प्रीमियम इक्विटी लिंक्ड सुकन्या समृद्धि इसकी डिटेल में बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। इसमें फिर स्टाम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फीस पेड फॉर द परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज किया है, ठीक है, इसमें आपने कोई स्टाम्प ड्यूटी पेमेंट किया है या कोई रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट किया है तो भी इसमें कवर हो जाएगा। या फिर सुकन्या समृद्धि योजना, एक गवर्नमेंट ने सुकन्या समृद्धि योजना चलाई है जो गर्ल्स के लिए है, तो इसमें इसका बेनिफिट मिलेगा। या कोई सेविंग, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स है पोस्ट ऑफिस के, या फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, या ULIP है, ये जितने भी है डिटेल में बताऊंगा मैं बाद में आपको। इसमें मान लो 5 ईयर FD होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड हो गए, और कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जितने भी हैं ये सारे इसमें कवर है। तो इसमें अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है या पेमेंट किया है वो सारा आपको 80C में डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? नो सर। उसके बाद है 80CCC। 1 सेकेंड। अब 80CCC क्या है? 80CCC है एन्युटी पेंशन प्लान। अगर मान लो आपने कोई एन्युटी पेंशन प्लान में अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया है, कैसे किया है, मान लो आपने कोई इंश्योरेंस कराया, तो एन्युटी पेंशन प्लान में आपने कोई इंश्योरेंस कराया, उसका आपने प्रीमियम पे किया है, ठीक है, तो वो इसमें 80CCC में कवर हो जाएगा। और टैक्स आर ड्यू इन द ईयर दैट द एन्युटीज पेंशन इज रिसीव्ड। बट जब पेंशन मिलेगी, जब लास्ट में जब एन्युटी मिलेगी या पेंशन मिलेगी तब वो टैक्सेबल हो जाएगा। बट अभी आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया तो इस टाइम ये डिडक्शन मिल जाएगा इसका, ठीक है। ये मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि बस इसमें इंश्योरेंस अगर आप कराते हो और जो पेंशन प्लान से रिलेटेड है तो उसका डिडक्शन मिलेगा आपको। उसके बाद है 80CCD। 80CCD में देखिए क्या है। 80CCD में है कि अगर मान लो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, तो अगर आपका पेंशन, अगर आपका एम्प्लॉयर कौन हुआ, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, तो आपका वो जो पेंशन का पैसा जब वो काटता है आपके जब बेसिक से, बेसिक और DA से पेंशन वो 14% आपको डिडक्ट करता है, तो उसका पैसा वो आपके सैलरी से कट गया, तो इसका मतलब वो आपके पेंशन फंड में चला गया। तो पेंशन फंड में चला गया तो इसका मतलब आपका वो इन्वेस्टमेंट हो गया, तो उसका भी आप बेनिफिट ले सकते हो 80CCD में। 80CCD1 में आप बेनिफिट ले सकते हो। तो पेमेंट मेड टवार्ड सर्टेन गवर्नमेंट बेस्ड स्कीम्स सच एज नेशनल पेंशन स्कीम या अटल पेंशन योजना, तो इसको नेशनल पेंशन स्कीम और अटल पेंशन योजना दोनों कवर है इसमें। और मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा इसका, इसका एक फॉर्मूला है। इसमें मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा, जो इम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब आपका अगर बेसिक है और DA है, बेसिक DA अगर मान लो टोटल करके आपका 1 लाख रुपीज़ बन रहा है, ठीक है, और 14% अगर डिडक्शन हो गया आपका उसमें सैलरी से, तो 14,000 जो भी आपका पेंशन फंड में जाएगा तो वो आप पूरा पूरा इसमें क्लेम कर सकते हो। बट उसका कुछ एक फॉर्मूला है, मतलब ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। कैसे है, अगर टैक्स पेयर इज एन एम्प्लॉई, अगर मान लो अगर एम्प्लॉई है, मतलब कि अगर वो सर्विस में है, तो 10% ऑफ बेसिक सैलरी, जो भी बेसिक सैलरी है उसका 10% तक ही डिडक्शन मिलेगा। या फिर इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में तो 20% ऑफ ग्रोस सैलरी, मतलब ग्रोस इनकम, तो 20% ऑफ ग्रोस इनकम का मैक्सिमम इसका डिडक्शन मिलेगा। उसके बाद सेक्शन आता है 80CCD1B। जैसे ये CCD1 था, ये CCD1B है।
इसमें देखिए, इसमें अगर मान लो आप कोई भी अगर पर्सन हो, ठीक है, वो चाहे आप इम्प्लॉई हो, नॉन इम्प्लॉई हो, कोई भी हो, तो अगर आपने अलग से अगर एनपीएस का अकाउंट ओपन करा रखा है, वॉलेंट्री अगर एनपीएस का अकाउंट ओपन करा रखा है, अगर आप पे एनपीएस स्कीम अप्लीकेबल नहीं है और एनपीएस का अकाउंट अगर ओपन करा रखा है और उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उसका एडिशनल डिडक्शन मिलेगा 50,000। इसका एडिशनल डिडक्शन मिलेगा आपको 50,000 का। इसका मतलब प्रैक्टिकल कराऊंगा तो समझ में आएगा। तो 50,000 का एडिशनल डिडक्शन यहाँ मिल गया आपको। उसके बाद है 80CCD2। तो 80CCD2 क्या है? जैसे मैंने बताया था आपको 80CCD1 बताया था, 80CCD1 और 80CCD2। वन क्या है? वन तो है इम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और 80CCD2 क्या है? इम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में हो, अगर आपके खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन है, तब तो आपका डिडक्शन यहाँ मिल जाएगा इस सेक्शन में 80CCD1 में। और अगर आप इम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन अगर हो रहा है, क्योंकि सेम एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन करेगा अपना, तो जैसे ही वो कंट्रीब्यूशन करेगा वो आपकी इनकम में ऐड कर देगा वो पैसा, क्योंकि वो अपनी जेब से आपको दे रहा है, आपके फंड में दे रहा है। तो जैसे ही वो आपके इनकम में ऐड करेगा, वो टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएगी, ठीक है। बट यहाँ पर उसका डिडक्शन मिल जाएगा, तो उसका नील इफेक्ट आएगा, एक तरफ वो ऐड कर देगा और ये 80CCD2 में उसका बेनिफिट दे देगा। तो टुवार्ड्स एनपीएस, मतलब एनपीएस में जो भी अगर वो डिडक्शन करता है, यहाँ पर डिडक्शन करता है वो तो यहाँ आ गया, और सेम अमाउंट अगर वो भी कंट्रीब्यूट करता है तो वो यहाँ पर आप डिडक्शन ले सकते हो उसका। और अप टू 10% कंप्राइजिंग बेसिक सैलरी एंड डीए। डीए और बेसिक सैलरी का 10% तक ही ये आएगा, एग्जम्प्टेड अंडर दिस कैटेगरी, ठीक है। अब लास्ट ऑप्शन है 80CCE। अब 80CCE क्या बोलता है? 80CCE बोलता है कि द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन, ये जितना भी डिडक्शन है ये कितना होगा। इसमें देखो अभी तक कोई लिमिट नहीं आई थी, बस इसमें लिमिट आई थी कि 50,000 डिडक्शन मिलेगा। बट लास्ट वाले सेक्शन में एक लिमिट दे रखी है कि कितना डिडक्शन आप ले सकते हो, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? नो सर। आप कितना डिडक्शन ले सकते हो? द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। अब देखिए 80C कौन सा है, ये 80C। 80C में जैसे आपने पीपीएफ, ईपीएस, ईपीएफ, एलआईसी प्रीमियम, ठीक है, एनएससी, सुकन्या समृद्धि, इसमें जो इन्वेस्टमेंट किया है, साथ में 80CCC। 80CCC ये हो गया कि अगर आपने इंश्योरेंस कोई कवर ले रखा है और उसमें पेंशन प्लान ले रखा है, उसमें अगर आपने कोई प्रीमियम पे किया है, उसके बाद क्या आता है? सब सेक्शन, वन ऑफ 80CCD, सब सेक्शन 1 ऑफ 80CCD ये आ गया। तो इसका मतलब हमारा ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया। और उसके बाद लास्ट में आता है ये वाला, ये वाला 50,000। ये 50,000 एडिशनल है, तो इसका मतलब सर ये 2 भी होगा ना? है जी। सर ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वाला भी उसी में इंक्लूड होता है, जो खाली 80CCD1 वाला एक्सक्लूड होता है लिमिट में से। आप ये बता रहे हो? यस सर, ये 80CCD2 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वाला। हाँ, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वाला तो इसमें कवर नहीं है ना। पर होता है 1,50,000 में ही। नहीं नहीं, ये 1,50,000 में कवर नहीं होगा। 1,50,000 में इसलिए कवर नहीं होगा क्योंकि एक तरफ तो वो ऐड कर देता है, जब वो अपने उससे कंट्रीब्यूशन करता है ना, अपना जो कंट्रीब्यूशन करता है, यस सर। तो वो पहले वो ऐड कर यस सर। देता है और उसके बाद वो सेम अमाउंट है लेस कर देता है, ठीक है। तो ये तो कहीं टच नहीं होता, ठीक है। ओके सर। तो ये इसमें कवर नहीं है। यस। इसमें देखिए कौन कौन सा कवर है। 80C कवर है, 80CCC कवर है, और 80CCD का 1 कवर है। तो 80CCD 1 हो गया। तो इसका मतलब, क्योंकि ये एक्चुअल में आपका डिडक्शन, आपका पैसा जा रहा है। जैसे पीपीएफ में भी आपका अमाउंट है वो जा रहा है, उसके बाद ट्रिपल सी है उसमें भी आप पेंशन पे कर रहे हो, ये, और यहाँ पर जो एनपीएस में जा रहा है वो भी आपका डिडक्शन जा रहा है, ठीक है। बट ये वाला जो है, ये वाला है इम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, तो इम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो इस लिमिट में कवर नहीं है। ओके सर। तो ये सब मिला के, ये तीनों मिला के आपका कितना डिडक्शन हो सकता है मैक्सिमम? ये तीनों मिला के आपका जो मैक्सिमम डिडक्शन हो सकता है वो 1,50,000 हो सकता है। तो मैंने जैसे आपका ऊपर बताया था 1,50,000 और प्लस 50,000,
तो मैक्सिमम आपका 2 लाख तक डिडक्शन मिल सकता है। तो 1,50,000 तो आपकी जो लिमिट है वो ट्रिपल सी ई है, जिस जो ये तीनों कवर करती है। और साथ में जो 50,000 वाली जो लिमिट है वो आपकी 80 सी सी डी 1 बी में मिल जाती है। यस सर। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? तो आपका जो मैक्सिमम 2 लाख तक इसका डिडक्शन आप ले सकते हो। अगर मान लो अगर आपकी 7 लाख रुपीज़ है ग्रोस यस टोटल सर। इनकम, तो 2 लाख रुपीज़ इसमें कम करके आपकी 5 लाख रुपीज़ ही रह जाएगी ग्रोस टोटल इनकम। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आप टैक्स फ्री हो जाओगे। यस सर, नील हो जाए। हम्म। अब देखिए, अब टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, मतलब कैसे कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको सेक्शन में बताया है कि 80 में कौन कौन से कवर होते हैं, ट्रिपल सी में कौन से कवर होते हैं। तो ऐसे ऐसे करके आप, मैंने ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है इसको। फर्स्ट कैटेगरी है सेविंग्स, ये लो रिस्क वाले होते हैं। जैसे मान लो आप स्मॉल सेविंग्स बोल सकते हो इसको, ये लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या मिड टर्म हो सकते हैं। और एक होते हैं इन्वेस्टिंग कैटेगरी के, ये थोड़े से हाई रिस्क होते हैं, क्योंकि इसमें म्यूचुअल फंड, शेयर कैपिटल, शेयर मार्केट से लिंक रहता है थोड़ा। और उसके बाद आता है एक्सपेंसेज, कि आप कोई खर्चा करते हो तब भी इसमें कवर होता है वो। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? नो सर। इसमें देखिए कौन कौन सा कवर है। अब सेविंग्स में देखिए लो रिस्क वाले कौन से होते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, अगर मान लो आपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड की क्या डिटेल है, इसके मैं सारे पॉइंट्स आपको कल बताऊंगा, मतलब नेक्स्ट क्लास से फिर मैं ये एक एक कवर कराता जाऊंगा आपको। उसके बाद इम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, अगर मान लो अगर आपका पीएफ कटता है, कंपनी अगर आपका पीएफ काट रही है, तो इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में आपका जो कंट्रीब्यूशन है, या आपने कोई वॉलेंटरी भी कंट्रीब्यूशन किया है, वो भी इसमें कवर हो जाएगा। उसके बाद नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, अगर आपने पोस्ट ऑफिस के अगर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी अगर आपने परचेज कर रखे हैं, तो वो भी इसमें कवर हो जाएंगे। अगर सुकन्या समृद्धि योजना में आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आपने पोस्ट ऑफिस में या बैंक में आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है सुकन्या समृद्धि योजना में, ठीक है, वो भी इसमें कवर हो जाएगा। उसके बाद 5 ईयर टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट, अगर आपने कोई एफडी कर रखी है जो 5 ईयर की है, तो वो भी इसमें कवर हो जाएगी। या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम कोई है, अगर मान लो आप सीनियर सिटीजन हो, तो तब भी आप इस एक्चुअल में इसमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होती है, तो इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। या फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर आपने कोई एल का कोई प्रीमियम पे किया है। अब एल का कौन सा प्रीमियम, अगर मान लो कोई आपने इंडोनमेंट का ले रखा है पॉलिसी, या मनी बैक पॉलिसी ले रखी है, या कोई पेंशन वाली पॉलिसी ले रखी है, पेंशन प्लान ले रखा है, इंडोनमेंट या मनी बैक प्लान ले रखा है, तो वो इसमें कवर हो जाएगा, क्योंकि ये एक्चुअल में लो रिस्क का आता है। उसके आपने कोई बॉन्ड्स ले रखे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड या नाबार्ड के रूरल बॉन्ड, तो वो भी इसमें कवर हो जाएंगे। उसके बाद आता है इन्वेस्टिंग, ये थोड़ा सा हाई रिस्क का होता है, ये होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का। इसमें देखिए एक होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, इसमें एक्चुअल में जो शेयर मार्केट होते हैं, शेयर मार्केट बेस पे इनका जो भी वैल्यूएशन होता है, तो आप चाहे वो शेयर से भी रिलेट हो सकता है, वो म्यूचुअल फंड से भी रिलेट हो सकता है, तो इसको इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम बोलते हैं। ये थोड़े से हाई रिस्क होते हैं, हाई रिस्क है तो फिर रिटर्न भी थोड़े इसमें ज़्यादा मिलता है। फिर होता है नेशनल पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम का जैसे मैंने आपको बताया था 50,000 की एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलती है, तो वो भी आप इसमें कर सकते हो। नेशनल पेंशन स्कीम भी थोड़ा सा इक्विटी से लिंक रहता है। उसके बाद यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, एक यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान है, वो भी इसमें कवर होता है। उसमें ये इंश्योरेंस का होता है, देखो ये इंश्योरेंस का मैंने देखो कवर किया है इसमें। एक इंश्योरेंस का यहाँ होता है ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये अलग है, ये इंडोनमेंट या मनी बैक या पेंशन प्लान है, इसमें आपको पैसा वापस मिलेगा, बट ये इसे शेयर मार्केट से उससे रिलेट नहीं करता है, ये थोड़ा सा सेफ रहता है, लो रिस्क रहता है। अब ये यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है, ये भी उसका है, इंश्योरेंस कंपनी का है, बट ये शेयर मार्केट से लिंक करता है, तो इसलिए थोड़ा हाई रिस्क रहता है, तो रिटर्न थोड़ा हाई रिस्क मिलता है इसमें। अटल पेंशन योजना भी एक होती है। उसके बाद एक्सपेंडिचर, अब आप कौन सा खर्चा करके आप इसमें कवर कर सकते हो, ये जो 1.5 लाख की लिमिट है, वो आप कुछ खर्चा करते हो, कुछ एक्सपेंडिचर करते हो, तब भी कवर हो जाता है। कौन कौन सा होता है, अगर आपके पास अगर मान लो 2 बच्चे हैं, और आपने अगर ट्यूशन फीस पे किया है, स्कूल को अगर ट्यूशन फीस पे की है, तो जितनी भी आपने ट्यूशन फीस पे किया है, तो वो पूरा का पूरा आपको डिडक्शन इसमें मिल जाएगा, बट ओवरऑल लिमिट 1,50,000 की है।
ठीक है, 1,50,000 से आप एक्स्ट्रा इसमें डिडक्शन नहीं ले सकते। या फिर आपने कोई हाउसिंग लोन रीपेमेंट किया है, हाउसिंग लोन लिया है, उसका अगर प्रिंसिपल अमाउंट अगर रिपे किया है तो वो भी इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है ना, प्रिंसिपल अमाउंट। और साथ में अगर कोई हाउस अगर आपने रजिस्ट्री कराई है या कोई स्टाम्प ड्यूटी पे किया है तो वो भी इसमें कवर हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है? तो सर वो हर एक परचेज पे होगा क्या, जैसे स्टैम्प ड्यूटी का? नहीं नहीं, स्टैम्प ड्यूटी का अगर आपने उसका लिया है, हाउस का स्टैम्प ड्यूटी का पे किया है, रजिस्ट्रेशन फीस। जैसे तो मतलब हम कितने बार भी करें तो वो हो सकता है? हाँ, इसमें तो कोई लिमिट नहीं है, ओके सर। इसमें कोई लिमिट नहीं है। तो आज देखिए हमने क्या कवर किया है। आज हमने चैप्टर 6 से स्टार्ट कर दिया है। तो 6A में जितने भी सेक्शन है 80C टू 80U वो हम कवर करेंगे। तो इस आज हमारा जो फर्स्ट क्लास थी वो 80C की थी। तो 80C में देखिए हमारा 2 लाख तक हम डिडक्शन ले सकते हैं, जो 2 पार्ट में डिवाइड है, 1,50,000 और 50,000। और ये कौन ले सकता है? इंडिविजुअल और HUF। और इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हमने, ठीक है। सेक्शन वाइज अगर हम डिटेल चाहिए तो हम ऐसे इसको कवर कर सकते हैं, 80C, 80CCC, 80CCD1, 80CCD1B और 80CCD2 और 80CCE। 80CCE में 1,50,000 की लिमिट दे रखी है और 80CCD1B में 50,000 की लिमिट दे रखी है, तो टोटल 2 लाख की लिमिट हो गई। और ये हमने टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट है कि कौन कौन से इसमें कवर होते हैं। कल से हम स्टार्ट करेंगे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में हम इन्वेस्टमेंट करें तो क्यों करें, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है। PF से रिलेटेड, NSC से रिलेटेड, सुकन्या से रिलेटेड, FD, सीनियर सिटीजन या फिर इन्वेस्टिंग जो हाई रिस्क वाले हैं वो हम कंपेयर करेंगे कल से। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। नो सर। ठीक है, आज की क्लास तो बस इतनी थी। और कोई बात हो तो बताइए, कोई कन्फ्यूजन हो। मनी जी? नो सर, कोई डाउट नहीं। चलिए फिर एंड करते हैं आज की क्लास। ओके सर। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सर। ओके, बाय।